Hello students, welcome to my channel once again. I am Dr. Vinita. Today I am going to present a new topic, the topic you were eagerly waiting for. This topic is especially for the convenience of students of MEd course. Students, if you don't know much about writing a synopsis, then of course this class is for you. So we start with the topic हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिनॉप्सिस को हिंदी में रूपरेखा कहते हैं और आपको जिस मीडियम में भी चाहें आप अपनी सिनॉप्सिस को बना सकते हैं, चाहे वो हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं। पर ये ध्यान रखिए कि हिंदी में बनाएं तो पूरी तरह हिंदी में बनाएं और इंग्लिश में बनाएं तो पूरी तरीके से इंग्लिश में बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिनॉप्सिस का कवर पेज बनाएंगे। कवर पेज बनाने के आप हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमको टाइटल ऑफ द स्टडी लिखना होगा कि हम जो ये रिसर्च कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, उसको हम सबसे पहले सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके नीचे हम अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगाएंगे, उसका नाम लिखेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे सिनॉप्सिस ऑफ डिसर्टेशन और उसके नीचे जो है हम अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ MEd। लेफ्ट साइड पर हम सुपरवाइजर लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे। राइट साइड पर हम रिसर्चर लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। नीचे की तरफ आकर हम अपने डिपार्टमेंट और कॉलेज और उसका प्लेस लिखेंगे। उसके नीचे फिर हम लेफ्ट साइड में जाकर अपना सेशन लिखेंगे और राइट साइड में जाकर हम अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसी तरह आपको हिंदी में भी बनाना होगा, या तो आप हिंदी में बनाइए या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो ऊपर अध्ययन का शीर्षक लिखिए, फिर उसके नीचे लोगो बनाइए, फिर शोध प्रबंध की रूपरेखा लिखिए। उसके नीचे आप अपना MEd की डिग्री की आंशिक पूर्ति के लिए जिस भी विश्वविद्यालय से आप हैं वो लिखकर उसके नीचे लिखें को प्रस्तुत। फिर नीचे जाइए, लेफ्ट साइड पर पर्यवेक्षक लिखिए और उनका नाम लिखिए। राइट साइड पर शोधकर्ता लिखिए और उसका नाम लिखिए। उसके नीचे सेंटर में आकर अपने विभाग का नाम, कॉलेज का नाम, जिले का नाम लिखिए। फिर उसके नीचे आकर लेफ्ट साइड में आए और अपने सत्र का नाम लिखिए और राइट साइड में आप अपने पंजीक्रम या अपने रोल नंबर को लिखेंगे। इस तरीके से आपका कवर पेज तैयार हो जाएगा। आप इसको कलर्ड भी बना सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं और इसको डिसेंट रखिए और इसके चारों तरफ आउटलाइन जरूर करें। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या है, पर उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सिनॉप्सिस है क्या। बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क ऑन डिसर्टेशन, अ सिनॉप्सिस इज अ शॉर्ट systematic outline of your proposed research. The synopsis is a brief outline of your future work, so write it in the future tense. आपका जो प्रस्तावित अनुसंधान है उसकी एक छोटी और व्यवस्थित रूपरेखा या सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस या रूपरेखा आपके भविष्य के काम का एक संक्षिप्त प्रारूप है कि आप जो भविष्य में शोध करने वाले हैं उसकी प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग को हम सिनॉप्सिस या रूपरेखा कहते हैं। और क्योंकि ये भविष्य में हमको करना है वो बताना है, इसलिए इसे भविष्य काल में लिखेंगे। हम इसको हमेशा ही राइट इट इन द फ्यूचर टेंस। एक सिनॉप्सिस सदा फ्यूचर टेंस में लिखिए क्योंकि हमको भावी शोध के बारे में यहाँ पर बात करनी है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि इसको A4 साइज के पेजेस पर हम केवल राइट साइड में लिखते हैं और 1000 वर्ड्स इज द मैक्सिमम लिमिट और इसके लिखने की लिमिट 1000 शब्दों तक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 पेज एक सिनॉप्सिस में लिखते हैं। हमारी पूरी स्टडी जो है वो उसकी प्लानिंग 10 पेज के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अ सिनॉप्सिस मस्ट हैव द फॉलोइंग हेडिंग्स। कोई किसी भी सिनॉप्सिस को लिखने के लिए हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग सिनॉप्सिस फॉर थीसिस प्रोजेक्ट। कैसे लिखना है ये हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए। हो सके तो इनको रफ नोट्स बनाकर रखें। एक सारांश में क्या क्या होना चाहिए देखिए। सबसे पहले द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट टॉपिक, परियोजना विषय का शीर्षक। द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी।
यानी एक शीर्षक को अध्ययन के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। टाइटल कैसा हो? टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने से ही पता चले कि हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो एक ऐसा एप्रोप्रिएट टू द पॉइंट टॉपिक होना चाहिए। Nothing can be worse than realizing that you may have chosen the wrong dissertation topic, especially after weeks of planning and meetings with your supervisor. योजना के हफ्तों बाद और विशेष रूप से अपने गाइड के साथ बैठकों के बाद आपको ये पता चले कि आपने गलत शोध विषय चुन लिया, तो ये बहुत बुरा होगा। A bad topic may result in rejection of evaluator. एक खराब विषय का परिणाम मूल्यांकनकर्ता द्वारा अस्वीकृति हो सकती है। एक जो सुपरवाइजर है, एक जो इवैल्यूएटर है, एक जो परीक्षक है, वो आपकी सिनॉप्सिस को रिजेक्ट भी कर सकता है। इन शॉर्ट, सक्सेस ऑफ होल डिसर्टेशन डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। किसी भी डिसर्टेशन की सक्सेस जो है वो उसके शीर्षक पर निर्भर करती है कि आपने वो किस प्रकार से लिया है, किस प्रकार से बनाया है और उसमें उद्देश्यों को किस प्रकार से रखा गया है। द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। इसलिए शीर्षक को अध्ययन के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करना ही चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द रिसर्च। किसी भी शोध विषय के लिए एक सार बनाना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, आगे हम क्या करेंगे। तीसरी चीज ध्यान में रखेंगे, द नीड फॉर द प्रोजेक्ट। परियोजना की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है इसकी। अगर ये पहले भी की जा चुकी है तो आज हम क्यों कर रहे हैं, आज के समय में अगर इसकी आवश्यकता है तो वो क्या आवश्यकता है वो आपको बतानी होगी। नेक्स्ट, द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कंसर्निंग योर रिसर्च टॉपिक। आपके शोध विषय से संबंधित साहित्य की समीक्षा। आपको क्या करना होगा, जब आप रिसर्च करेंगे तो जो आप टॉपिक लेंगे उससे संबंधित आपको ये बताना होगा कि इससे पहले लोगों ने क्या काम किया है और उनके क्या रिजल्ट निकल कर आए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये करना होगा। इसी से आपकी जो रिसर्च है उसकी नीड पता चलेगी और उसके रिजल्ट पता चलेंगे। द मटेरियल्स एंड मेथड्स टू बी अडॉप्टेड। क्या आप इसमें मटेरियल और मेथड अपनाएंगे, कौन से क्वेश्चनर अपनाएंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, ये सब आपको बताना होगा। और लास्ट में आपको रेफरेंसेस बताने होंगे, संदर्भ बताने होंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ कहाँ से, किस किस रिसर्चर के शोध से और किन मैगजीन से, कौन से प्राथमिक कौन से सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ किया है, उन सब का रेफरेंस आपको देना ही होगा। इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है, हाउ टू ड्राफ्ट द सिनॉप्सिस। एक सिनॉप्सिस को ड्राफ्ट कैसे करेंगे ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, इनको भी हम रफ नोट बना लेते हैं। सबसे पहले, राइट इन थर्ड पर्सन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, पहली चीज़ आपको वो भविष्य के रूप में लिखनी है। दूसरी चीज़ आपको केवल 1000 शब्दों तक ही लिमिट रखनी है, यानी 10 पेजेस तक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, राइट इन थर्ड पर्सन। टू राइट इन थर्ड पर्सन, रेफर टू पीपल और कैरेक्टर्स बाय नेम और यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस लाइक he, she, it, himself, herself, itself, they, them, their, themselves, ये सब। अवॉइड फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस कंप्लीटली। तीसरे व्यक्ति के रूप में आपको एक सिनॉप्सिस लिखनी है। तीसरे व्यक्ति के रूप में लिखने के लिए नाम से लोगों या वर्णों का उल्लेख करें, या तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं, उसका सर्वनाम यानी प्रोनाउंस को उपयोग करें, जैसे कि वह, उसका, उसके, पहले, उन्हें, जो, अपने, स्वयं आदि आदि। तीसरे व्यक्ति के लेखन का अर्थ है कि लेखन को मैं या आप जैसे व्यक्तिपरक सर्वनामों का उपयोग करने से बचाना चाहिए। थर्ड पर्सन राइटिंग मीन्स दैट द राइटर मस्ट अवॉइड यूजिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लाइक आई और यू। यानी एक सिनॉप्सिस में जब आप एक रिसर्चर की तरह लिख रहे हैं तो आप आई और यू न लिखें, इससे बचें। इसके बिहाफ पर आप रिसर्चर, द रिसर्चर लिख सकते हैं खुद को, लेकिन मैं नहीं। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में इस बात को ध्यान में रखें कि राइट इन थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति के रूप में लिखें। दूसरी चीज,
इंट्रोड्यूस योर मेन कैरेक्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट एट द बिगिनिंग। जब साहित्य के शुरुआत में क्या करना है, आपको अपने मुख्य पात्रों का परिचय दे देना है। When writing the main part of a piece of literature, the author has to be careful that it does not dominate the other parts of the story. जब साहित्य के एक टुकड़े का मुख्य भाग लिखते हैं, लेखक को ये सावधानी रखनी होगी कि वो कहानी के दूसरे हिस्सों पे हावी ना हो, यानी किसी एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर जितने वेरिएबल्स, जितने चर आपने लिए हैं, सबको इम्पोर्टेंस देनी है। समराइज, थर्ड चीज़ है समराइज द मेन इवेंट्स ऑफ द प्लॉट या मेन पार्ट। मुख्य भाग की मुख्य घटनाओं को संक्षेप में लिखें। फोर्थ पार्ट होगा इसका, एंड विद रेजोल्यूशन ऑफ द बुक or the research. The resolution is the part of the research's plot where the main problem is resolved or worked out. It is the conclusion of the story's plot. यानी कि पुस्तक को एक कंक्लूजन के साथ समाप्त करें। रिजोल्यूशन रिसर्च के प्लॉट का वह हिस्सा है जहां मुख्य समस्या का समाधान किया जाता है या काम किया जाता है, यानी उपसंहार लिखना, कंक्लूड करना, समस्या को सुलझाना आदि आदि के द्वारा अपनी रिसर्च को आप एंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन। केवल आवश्यक जानकारी शामिल करें, इधर उधर की बात अपनी रिसर्च या सिनॉप्सिस में ना करें। फिर डेमोन्स्ट्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड इमोशन। जो भी कैरेक्टर, जो भी चरित्र आप विकसित कर रहे हैं, जो भी चर आप विकसित कर रहे हैं, उसके ठीक प्रकार से उसका डेवलपमेंट करें। और लास्ट है अवॉइड कॉम्प्लीमेंटिंग योर ओन राइटिंग, कि आप अपने स्वयं के लेखन की प्रशंसा करने से बच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ये लिखना शुरू कर दें कि मैंने ये पाया और मैंने ये करा। इसीलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में हम अपनी सिनॉप्सिस और अपनी रिसर्च को लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इतना सब जानने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि सिनॉप्सिस हमारी रिसर्च का वो पार्ट है जो कि हमारी रिसर्च के लिए एक प्री प्लानिंग है। अब आइए देखते हैं कि इस सिनॉप्सिस को बनाएंगे कैसे। हम इसका फ्रंट पेज, कवर पेज बना चुके हैं। अब हम इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे और किन हेडिंग्स के अंदर लिखेंगे उसको हम नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 लिखते हैं, यानी कि हमारी रिसर्च बनाते समय जो चैप्टर 1 होगा उसमें क्या क्या होगा उसका हम शॉर्ट ब्रीफ देंगे कि हम अपनी रिसर्च में ये काम करेंगे और इन हेडिंग्स के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम पहली चीज देंगे इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना। इट शुड कंटेन ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक। It must identify the importance of a study, its relevance and applicability of results. It must clearly state the purpose of the study. यानी सबसे पहले हम परिचय देंगे, प्रस्तावना देंगे और इसमें चयनित विषय की, चयनित टॉपिक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि होनी चाहिए। सबसे पहले हम बैकग्राउंड लिखेंगे अपनी रिसर्च के लिए कि हमने ये क्यों करने की सोची, इसे अध्ययन के महत्व, इसकी प्रासंगिकता, परिणामों की प्रयोज्यता की पहचान करनी चाहिए। इसे अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन को क्या करना चाहिए, रेलिवेंस बतानी चाहिए, क्लियरली स्टेट करना चाहिए कि पर्पसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमको इंट्रोडक्शन में बतानी होंगी। इसलिए हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना होगा। अब प्रस्तावना में हम लिखेंगे क्या क्या, ये तो एक जनरल बात है कि हमको जो है इम्पोर्टेंस बतानी है, रेलिवेंस बतानी है, एप्लीकेबिलिटी बतानी है, पर्पस बताने हैं। एक्चुअली हमको क्या करना है, वी विल राइट 6 पॉइंट्स अंडर दिस हेडिंग। हम इस शीर्षक के तहत 6 बिंदुओं पर अपनी बात को रखेंगे। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 हेडिंग रिसर्च बैकग्राउंड या शोध पृष्ठभूमि। और इसमें हम बताएंगे कि जो शोध हम करने जा रहे हैं उसमें पहले क्या हुआ है और इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, उसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। दूसरी चीज हम बताएंगे रैशनेल और नीड ऑफ द स्टडी, अध्ययन का औचित्य या आवश्यकता, कि अगर ये पहले हो चुका है तो फिर हमने ये अध्ययन क्यों करना उचित समझा, तो उसकी हमको जो है नीड और रैशनेल बतानी होगी, उसकी आवश्यकता बतानी होगी, उसके लिए तर्क देना होगा कि हमने ये टॉपिक क्यों लिया। थर्ड पॉइंट हम देंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम
या समस्या का कथन। समस्या क्या है? हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे अपने टॉपिक को लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में। आगे चलेंगे, फोर्थ पर आ जाएंगे हम, यानी कि 1.4। हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब हम चैप्टर 1 लिख रहे हैं तो चैप्टर 1 के अंदर जो हमारी सारी हेडिंग्स हैं वो 1 पॉइंट के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे कि हमने कहा कि इसमें 6 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब रिसर्च बैकग्राउंड या शोध पृष्ठभूमि जो है वो 1.1 है, अध्ययन का औचित्य 1.2 है, समस्या का कथन 1.3 है, प्रमुख शब्दों की कार्यात्मक परिभाषा यानी ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द कीवर्ड्स ये 1.4 पॉइंट है। तो 1.4 पॉइंट में हम प्रमुख शब्दों की कार्यात्मक परिभाषा लिखेंगे। अब ये कार्यात्मक होते क्या है प्रमुख शब्द? यानी वो शब्द जो कि हम अपनी रिसर्च में यूज करने वाले हैं, हमारे टॉपिक में स्पेसिफाई भी किए गए हैं। An operational definition is how the researcher decide to measure variables in the study. An operational definition, when applied to data collection, is a clear, concise, detailed definition of a measure. When invoices are being checked for errors, the data collection will be meaningless if the definition of an error has not been specified. When collecting data, it is essential that everyone in the system has the same understanding and collects data in the same way. एक संचालनगत या क्रियात्मक परिभाषा वो है कि शोधकर्ता अध्ययन में चर को नापने का निर्णय कैसे लेता है। डेटा संग्रह के लिए इस परिभाषा को लागू किया जाता है जब वो एक माप की स्पष्ट संक्षिप्त परिभाषा होती है कि जब हम त्रुटियों के लिए शोध को चेक करते हैं तो त्रुटि की परिभाषा अगर नहीं बताई गई है तो हमारा डेटा कलेक्शन अर्थहीन हो जाएगा। डेटा एकत्र करते समय यह आवश्यक है कि सभी के पास समान समझ होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी के पास समान समझ क्या होगी? जब हम अपने टॉपिक के मेन वर्ड्स को डेफिनिशन में बदल देंगे कि हमारी रिसर्च में हमारे मेन कीवर्ड्स की जो परिभाषा है वो ये है, जिससे कि एक रिसर्चर या एक इवैल्यूएटर उस रिसर्च को उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चेक करे। सो द ऑपरेशनल डेफिनेशन should therefore be made before the collection of data begins. इसलिए डेटा का संग्रह शुरू करने से पहले ही इनकी परिभाषा बना लेनी चाहिए। तो हमको 1.4 पर अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन या संचालनगत परिभाषा या कार्यात्मक परिभाषा लिखनी होगी। जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितने भी मेन वर्ड्स होंगे हमारी टॉपिक में। इसके बाद हम आ जाएंगे 1.5 पर, यानी ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। यहाँ पर हम उद्देश्य लिखेंगे। An objective is an intention of what the researcher wants to do state in clear measurable terms. उद्देश्य ये बतलाना है कि शोधकर्ता क्या करना चाहता है। उद्देश्य एक इरादा है जो शोधकर्ता स्पष्ट मायने में मापने योग्य शर्तों में बताना चाहता है। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि हम अपना जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए जो हमने टॉपिक बनाया है वो हमने बनाया ही ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, इसलिए हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट करेंगे। 1.5 पर डिसर्टेशन और एनी अदर टाइप ऑफ रिसर्च वर्क in an appropriate manner is the most important aspect because it determines main aspects of your research work, namely scope, depth and overall direction of the research. यानी कि उचित तरीके से शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उद्देश्य, क्योंकि ये आपके शोध कार्य के मुख्य पहलुओं को, उनकी डेप्थ को, उनके स्कोप को, उनके ओवरऑल डायरेक्शन को निर्देशित करते हैं, निर्धारित करते हैं। Choosing the topic too broadly or choosing unrealistic aims and objectives might bring your dissertation to a halt. अगर आपने विषय को मोटे तौर पर चुन लिया है या अवास्तविक उद्देश्य को चुना है तो आपका शोध रुक सकता है। तो you should design realistic and specific objectives
that are relevant to your research field and eventually helps you to get approval for your dissertation, synopsis or research work. आपको विशिष्ट उद्देश्यों को यथार्थ रूप में डिजाइन करना चाहिए कि आपके शोध क्षेत्र के लिए ये कितने प्रासंगिक है और आपको शोध कार्य के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में ये मदद करेंगे अगर ये उचित तरीके से लिखे गए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हैज अ स्पेशल पैटर्न ऑफ राइटिंग, यू कैन फॉलो इट विच इज लाइक दिस। ऑब्जेक्टिव्स जो है उनका एक विशेष पैटर्न होता है लिखने का, आप इसका अनुसरण भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, टू इन्वेस्टिगेट डैश डैश डैश, जो भी आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, या टू फाइंड आउट डैश डैश डैश, कि आप जो भी कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं। हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि डैश 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 चरों की जांच करना, डैश 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 चरों की खोज करना। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। एमएड की डिसर्टेशन के लिए ध्यान रखिए कि आपको 2, 3 और 4 से ज़्यादा, 1 से 4 तक ही ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको 2 या 3 ही ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव्स हमने लिख लिए। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद अब हमको उसकी हाइपोथेसिस लिखनी होगी। 1.6 पर हम हेडिंग डालेंगे हाइपोथेसिस या परिकल्पना, और अब हम परिकल्पना बनाएंगे। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना एक कथन है, एक स्टेटमेंट है जो 2 चरों के बीच में या 2 वेरिएबल्स के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। A hypothesis is a statement showing expected relation between 2 variables. A hypothesis is needed in the following study designs. Number 1, all interventional studies, cohort, case control आदि आदि। तो हमको हाइपोथेसिस बनानी है, एक स्टेटमेंट बनाना है अपने ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। अगर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट, जो भी आप आगे लिखें डैश डैश, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको जांच करने के लिए आप क्या प्रश्न या क्या कथन बना रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारी परिकल्पनाएं हमारे उद्देश्यों का विस्तृत रूप होती हैं। The entire dissertation revolves around the research hypothesis, so making a mistake here could ruin the whole research work. Needless to say, it can all be a little intimidating, and many students find this to be the most difficult stage of their dissertation work. पूरा शोध प्रबंध शोध परिकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए यहाँ एक गलती करने से पूरा शोध कार्य बर्बाद हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि कई छात्रों को ये शोध कार्य सबसे कठिन लगता है, लेकिन यदि हम इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने काम को करेंगे तो हमारी सिनॉप्सिस अच्छी तरह से लिखी जाएगी। अपने शोध कार्य में एक अच्छी परिकल्पना में हमको 3 चीज़ें देखनी होती हैं। अ गुड हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग 3 मेन फीचर्स। नंबर 1, क्या क्या करना होगा हमको एक अच्छी परिकल्पना लिखने के लिए? इट क्लियरली आइडेंटिफाइज द क्वेश्चन बीइंग स्टडीड इन डिसर्टेशन। ये शोध प्रबंध में अध्ययन किए जा रहे प्रश्न की स्पष्ट रूप से पहचान करे कि हम क्या प्रश्न जो है लेकर चले हैं शोध के लिए, जिसका कि हमें उत्तर ढूंढना है, उसको हम स्पष्ट रूप से पहचान करें। दूसरी चीज, इट इज एन एजुकेटेड टेस्टेबल प्रेडिक्शन अबाउट द रिजल्ट। ये परिणामों के बारे में एक भविष्यवाणी है जिसका अध्ययन और परीक्षण किया जा सकता है। यानी ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि परिणाम ऐसा हो सकता है, और जब हम ये स्टेट कर देते हैं कि परिणाम ऐसा हो सकता है, इसकी जांच करनी है, इसको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको जो है क्लियरली स्टेट करते हैं कि किस चीज का हमको परीक्षण करना है। तीसरी चीज है, इट इज रिटन इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। ये स्पष्ट और सरल भाषा में लिखी जाती है। हाइपोथेसिस को कभी भी हम घुमा फिरा कर नहीं लिखते हैं, हम सिंपल और क्लियर स्टेट करते हैं एक हाइपोथेसिस को, जिससे कि समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, द पैटर्न ऑफ हाइपोथेसिस राइटिंग इज, एक जिस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव्स को लिखने का एक पैटर्न है, उसी तरह हमारे हाइपोथेसिस को लिखने का भी एक पैटर्न है।
और जब हम इसको नल हाइपोथेसिस में लिखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इस प्रश्न में या हमारे इस कथन में हम ऐसा प्रेडिक्शन रखते हैं जो बायस्ड ना हो किसी भी चर की तरफ। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी चर हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनके बीच में कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं है। तो पैटर्न हम क्या रखेंगे? अगर हम अपनी हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट्स नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डैश डैश डैश, जो भी आपके वेरिएबल हैं। देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डैश डैश डैश, जो भी आपके चर हैं। तो पैटर्न जो है हाइपोथेसिस का वो इस तरीके से हम एक क्लियर स्टेटमेंट की तरह स्टार्ट करते हैं। हिंदी में भी हम इसको इस तरह लिखते हैं कि डैश 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 या इन चरों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, या डैश 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 चरों में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारी हाइपोथेसिस क्लियरली स्टेट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए। 1.6 हाइपोथेसिस लिखते ही हमारा चैप्टर 1 जो है वो समाप्त हो जाता है। हम ये बता देते हैं कि हम चैप्टर 1 में ये काम करेंगे। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2 पर। ये हमारे थीसिस, हमारे टॉपिक, हमारी रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम होता है लिटरेचर रिव्यू या संबंधित साहित्य की समीक्षा। लिटरेचर रिव्यू लिखते समय द लिटरेचर रिव्यू मोस्टली appears near the start of your dissertation and is a key part of your overall structure. साहित्य की समीक्षा ज़्यादातर आपके शोध प्रबंध की प्रस्तावना अध्याय के बाद की जाती है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन चैप्टर। इसको हम करते हैं। इट इज़ अ समरी ऑफ द करंट राइटिंग्स इन द फील्ड यू आर रिसर्चिंग एंड इनटू विच योर विल इवेंचुअली फिट। ये उस क्षेत्र में वर्तमान लेखन का सारांश है जिस पर आप शोध कर रहे हैं। रादर देन सिंपली अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट राइटर्स इन द फील्ड and their opinions, your literature review should give a clear idea of the whole field as it currently stands, describing different bodies of literature, providing varying standpoints on the important issues, and indicating where general opinions have recently changed or are currently being challenged. It must provide a critique of each work, not simply a summary of the books and articles to which you refer. क्षेत्र के विभिन्न लेखकों की सूची और उनकी राय के बजाय आपकी साहित्य समीक्षा में पूरे क्षेत्र का स्पष्ट विचार होना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान से संबंधित है, साहित्य के विभिन्न निकायों का वर्णन करता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है और ये दर्शाता है कि हाल ही में जो आम राय है वो क्या कहीं बदल गई है या वर्तमान में इसमें कहाँ कहाँ चुनौतियां आ गई हैं। यहाँ प्रत्येक कार्य की एक स्पष्ट आलोचना दी जानी चाहिए, ना कि केवल उन पुस्तकों और लेखकों का सारांश दें जिन्हें आप संदर्भित करते हैं। तो साहित्य की समीक्षा का अर्थ है डिटेल में आप स्टडी करके अपनी उस स्टडी को अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखेंगे। अब मेजर प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स व्हाइल डिजाइनिंग लिटरेचर। साहित्य योजना बनाते समय छात्रों को कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ टाइम टू रीड एंड इवेल्युएट एवरी वर्ड अवेलेबल ऑन योर टॉपिक, बट इन द लिटरेचर रिव्यू यू हैव एम टू डेमोन्स्ट्रेट वाइड रीडिंग। आपके विषय पर उपलब्ध प्रत्येक शब्द को पढ़ने और मूल्यांकन करने के लिए समय की कमी रहती है, लेकिन साहित्य समीक्षा में आपका उद्देश्य ही यह है कि आप व्यापक रूप से पढ़ें और ये आपके लिटरेचर रिव्यू में दिखाई भी देगा। स्ट्रक्चरिंग द लिटरेचर रिव्यू प्रॉपरली। साहित्य समीक्षा की ठीक प्रकार से संरचना न जानना भी एक प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी टू फाइंड अथॉरिटेटिव वर्क्स रिटन बाय एक्सपर्ट्स। बहुत बार हमें जो है एक्सपर्ट्स द्वारा लिखा गया कार्य भी नहीं मिलता है। रेफरेंसिंग एंड साइटिंग कैसे करें हर वर्क की, ये भी नहीं पता होता है कि प्रत्येक कार्य का संदर्भ और हवाला या उद्धरण कैसे दें। क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, ये भी नहीं पता होता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो छात्रों को सेकंड चैप्टर या
रिव्यू को लिखने के लिए आती हैं। तो इसके लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए सेकंड चैप्टर। वी विल कवर दीज 3 पॉइंट्स इन 1 पैराग्राफ। हम इन 3 बिंदुओं को एक पैराग्राफ में शामिल करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हम पढ़ते जाएंगे रिसर्च दूसरों की अपने टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में हम ये 3 पॉइंट्स बना लेंगे और उनको लिखते चले जाएंगे। अब वो क्या क्या होंगे इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर में क्या करेंगे कि हम सेकंड चैप्टर में एक पैराग्राफ बनाना है हमको एक रिसर्चर की फाइंडिंग्स का या एक रिसर्चर जिसको हमने पढ़ाया उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी हम प्रस्तावना पॉइंट को लेंगे और उसमें लिखेंगे। हम इस पॉइंट को डालेंगे नहीं, केवल हमको ये देखना है कि हमको कौन सी 3 चीजें जो हैं उस रिसर्च में से अपने रिव्यू में ऐड करनी है, अपने सेकंड चैप्टर में ऐड करनी है। तो पहली चीज हमको ऐड करनी है कि हमको एक प्रस्तावना, एक इंट्रोडक्शन टाइप से लिखना है कुछ लाइनें। उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, तो उसमें हम पहली चीज लिखेंगे टू रिव्यू द लिटरेचर राइट द नेम ऑफ द रिसर्चर। सबसे पहले साहित्य की समीक्षा करने के लिए हम शोधकर्ता का नाम लिखेंगे। द बैकग्राउंड एंड रैशनल फॉर हिज हर स्टडी। साहित्य की समीक्षा करने के लिए हम शोधकर्ता का नाम लिखेंगे, उसने किस ईयर में वो रिसर्च की है ये भी लिख देंगे, और उसके साथ साथ उसके अध्ययन का बैकग्राउंड और औचित्य की नीड क्या थी उसके साहित्य की, आपको पढ़ के जो पता चला तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। फिर दूसरी चीज आप लिखेंगे स्टेट द प्राइमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिव्यू आर्टिकल। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, समीक्षा लेख के प्रधान उद्देश्य क्या हैं वो बताएंगे आप। आपको ये बताना होगा कि जो रिसर्च आप पढ़ रहे हैं उसके जो प्रधान उद्देश्य हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किसी रिसर्चर ने क्या दिए हैं वो आप बताएंगे। अब इन 2 चीज़ों को हम प्रस्तावना के अंदर रखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू करते हुए हम राइटर का नाम लिखेंगे, उसका ईयर लिखेंगे, उसकी रिसर्च का बैकग्राउंड लिखेंगे, उसने बैकग्राउंड लिखेंगे और रिसर्च क्यों की ये लिखेंगे। साथ साथ हम उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स उसने क्या बताए हैं वो लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हम रिजल्ट लिखेंगे। फिर डिस्क्राइब फाइंडिंग्स ऑफ द रिव्यू रिसर्चेस। उस रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में कौन से निष्कर्ष बताए हैं वो हम लिखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज हम डिस्कशन लिखेंगे। राइट डायरेक्शंस फॉर फर्दर रिसर्चेस गिवन बाय द रिसर्चर। रिजल्ट के बाद हम लिखेंगे कि आगे के शोधों के लिए शोधकर्ता ने कुछ निर्देश लिखे होंगे कि मैंने रिसर्च इस पर की है और अभी इन क्षेत्रों में और रिसर्च की जा सकती है, तो उन्होंने ऐसा जो बताया है उसको भी हम इस पैराग्राफ में लिखेंगे। इस तरह से हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका एक रिव्यू तैयार हो जाएगा। जो हम लिटरेचर पढ़ेंगे उस लिटरेचर का रिव्यू हम एक पैराग्राफ में लिख देंगे। इस तरह से हम कम से कम 10 से 12 रिव्यू जो हैं एक सिनॉप्सिस में काफ़ी होते हैं। 10 से 12 पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि 10 से 12 राइटर, उनके टॉपिक्स, उनका ईयर और उसके साथ उसका बैकग्राउंड, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका रिजल्ट और साथ में उन्होंने फर्दर सजेशंस क्या दिए हैं, ये सब हम एक एक पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे तो हमारा सेकंड चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी, यानी अनुसंधान की रेखा चित्र और कार्यप्रणाली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हमें बहुत ध्यान से लिखना होता है। तो इसमें हमको क्या क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये चैप्टर 3 है, तो अब जितनी हेडिंग्स हम इसके अंदर लेंगे वो 3.1, 3.2 इस तरीके से होंगी। तो अब हम पहले 3.1 को लेते हैं, रिसर्च अप्रोच, डिज़ाइन या फिलॉसफी या स्ट्रेटेजी, अनुसंधान का दृष्टिकोण, डिज़ाइन, दर्शन या रणनीति। रिसर्च अप्रोच विल बी एक्सप्लेन्ड
इफ इट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, कि अनुसंधान का उपागम जो है वो आगमनात्मक है या निगमनात्मक है, ये दृष्टिकोण हमको लिखना होगा। दूसरी चीज इसमें हमको लिखनी होगी, रिसर्च डिजाइन विल बी एक्सप्लेन्ड इफ इट इज एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, कि अनुसंधान डिजाइन को हम समझाएंगे कि ये खोजपूर्ण है, वर्णनात्मक है या व्याख्यात्मक है। तीसरी चीज हम बताएंगे, रिसर्च फिलॉसफी विल बी एक्सप्लेन्ड इफ इट इज पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और रियलिज्म। अनुसंधान दर्शन को समझाया जाएगा कि ये किस तरह का है, प्रत्यक्षवाद है, व्याख्यावाद है, यथार्थवाद है, आदि आदि। फिर हम रिसर्च की स्ट्रेटेजी बताएंगे, अनुसंधान की संरचना बताएंगे कि रिसर्च स्ट्रेटेजी विल बी एक्सप्लेन्ड इफ इट इज एक्सपेरिमेंटल सर्वे, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, ग्राउंडेड थ्योरी और एथनोग्राफी एटसेट्रा। यानी कि अनुसंधान रणनीति को समझाएंगे कि ये प्रयोगात्मक है, सर्वेक्षण है, केस अध्ययन है, अवलोकन है, स्थापित सिद्धांत है या मानव जाति विज्ञान है, आदि आदि। हमारी रिसर्च की संरचना हम यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद डेटा कलेक्शन विल बी एक्सप्लेन्ड इफ सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स आर यूज्ड। फर्दरमोर, primary data collection methods that are used will be explained if it is observation research, quantitative research और qualitative research। आगे हमें क्या करना है कि आंकड़ा संग्रहण को भी समझा देंगे कि ये हम प्राइमरी हमारे सोर्सेज हैं या सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज का उपयोग किया जाता है, तो अनुसंधान को समझाया जाएगा कि ये अवलोकन अनुसंधान है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है। इस तरह से हम एक स्ट्रेटेजी अपने 3.1 हेडिंग यानी कि रिसर्च अप्रोच या रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च फिलॉसफी या रिसर्च स्ट्रेटेजी लिखकर हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि हम क्या करने वाले हैं आगे। इसके बाद हम 3.2 लिखेंगे, इसमें इस थर्ड चैप्टर का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें कि हम सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन मेथड वगैरह यूज़ करेंगे, अनुसंधान क्रियाविधि, नमूनाकरण और डेटा संग्रह के तरीके। इसमें हम क्या करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी अनुसंधान क्रियाविधि। द डिजाइन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी साइंटिफिक वर्क, इट गिव्स डायरेक्शन एंड सिस्टमाइज द रिसर्च। द मेथड यू चूज विल अफेक्ट योर रिजल्ट एंड हाउ यू कंक्लूड द फाइंडिंग्स। रूपरेखा किसी भी वैज्ञानिक कार्य की संरचना है, ये अनुसंधान को व्यवस्थित करता है और दिशा देता है। दिस वीडियो हेल्प्स यू इन डिजाइनिंग योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन बाय क्लियरिंग आंसरिंग 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये वीडियो जो है ये 2 मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देकर आपको शोध पद्धति के तैयार करने में मदद करता है। पहली चीज, हाउ विल द डेटा कलेक्ट और जनरेटेड, डेटा कैसे एकत्र या उत्पन्न होगा, और हाउ विल इट एनालाइज, और इसका विश्लेषण कैसे होगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमको ये 2 चीजें क्लियर करनी होती हैं। इसमें हमको सैंपल साइज बताना होगा। एक हेडिंग हम डालेंगे सैंपल साइज, हाउ मेनी पीपल विल बी इंक्लूडेड इफ देयर आर ग्रुप, हाउ मेनी पर ग्रुप। नमूना आकार के कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, यदि समूह है तो प्रति समूह कितने लोग हैं। सैम्पलिंग टेक्निक बतानी होगी, टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक एम्प्लॉयड, कि कौन सी नमूना चयन तकनीक को हम नियोजित कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग टेक्निक वो बतानी होगी हमें। सैम्पलिंग टेक्निक विल बी एक्सप्लेन्ड इफ इट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एटसेट्रा। हमको नमूने चयन की प्रविधि बतानी होगी यहाँ पर, कि जो हमारी रिसर्च है वो यादृच्छिक नमूनाकरण है, व्यवस्थित नमूनाकरण है, स्तरीकृत है, आदि आदि जो भी हमारी सैम्पलिंग टेक्निक होगी। सैंपल साइज एंड सैंपल प्रोसीजर विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड। हमको सैंपल का साइज और सैंपल का प्रोसीजर भी बताना होगा। सैंपल सिलेक्शन जो है वो 2 तरह का होता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस विल पेशेंट बी, ऑन व्हाट बेसिस विल द चर जो है वो बी इंक्लूडेड इन द स्टडी। और एक्सक्लूजन, ऑन व्हाट बेसिस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी, यानी वो क्यों शामिल किए गए और क्यों बाहर निकाले गए। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर बताएंगे, उसमें हम क्या बताएंगे, शोधकर्ता अनुसंधान कैसे करेगा, इसका विस्तृत वर्णन, और चर को कैसे मापेगा, अध्ययन चर की पहचान कैसे करेगा, डेटा संग्रह के तरीके, डेटा संग्रह का उपकरण, ये सारी चीजें डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में बताई जाएंगी।
a detailed account of how the researcher will perform research, how he she will measure the variable. It includes identification of the study variables, methods for collection of data, data collection tools, questionnaire, etc. तो अब हम 3.3 पे क्या करेंगे? 3.3 पे हम आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखेंगे ऑफ द स्टडी एंड द डिस्क्राइब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम बताएंगे 3.3 में कि चर कौन से हैं और वो निर्भर चर हैं या स्वतंत्र चर हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बता देंगे। उसके बाद 3.4 में हम बताएंगे डेटा एनालिसिस प्लान की हमारे जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करने की हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यानी कि सांख्यिकी तकनीक यहाँ पर हम बताएंगे। कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, सुटेबल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विल बी एम्प्लॉयड। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकियों को नियोजित किया जाएगा। डेटा एनालिसिस विल बी एक्सप्लेन्ड, wherein it will be discussed which kind of statistical tools will be used, such as SPSS for tests such as regression analysis, ANOVA, chi-square, z-test, correlation, MANOVA, t-test, etc. और MS Excel etc. for analysis of the collection data. डेटा विश्लेषण के बारे में यहाँ पर हमको 3.4 में बताना है, जिसमें ये चर्चा करनी है कि किस प्रकार के सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। एकत्र किए गए डेटा को हम SPSS या MS Excel आदि में किस तरीके से हम उसको जो है एनालाइज करेंगे, ये हमको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद 3.5 में हमको टूल या क्वेश्चनेयर के बारे में बताना होगा। कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, सुटेबल क्वेश्चनेयर विल एडमिनिस्टर्ड। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रश्नावली प्रशासित की जाएगी और यहाँ पर उसकी जो है प्रश्नावली का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा और बताना होगा कि इस क्वेश्चनेयर या इस टूल या इस परफॉर्मा को आप यूज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चनेयर द रिसर्चर इंटेंड्स टू कलेक्ट डाटा, कि इस प्रोफॉर्मा या प्रश्नावली की मदद से शोधकर्ता डेटा एकत्र करने का इरादा रखता है। 3.6 पे यानी थर्ड चैप्टर के 6th पॉइंट में हम रिसर्च डिलिमिटेशंस बताएंगे, अनुसंधान परिसीमाएं। इस बात को ध्यान में रखिए कि डिलिमिटेशन का मतलब है कि हम अपनी रिसर्च को एक सर्कल के अंदर बांध देते हैं, उसकी एक सीमा बना देते हैं कि इस सीमा से बाहर अब हमारी रिसर्च इससे बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही होगी, इसलिए हम इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। ये परिसीमा होती है। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट to minimize all limitations, some might creep in course of the research. This will apply discussed in the research limitation section. सभी प्रयासों के बावजूद अनुसंधान के दौरान कुछ रुकावटें आ जाती हैं, हो सकती हैं, इनको हम पहले से मान के चलते हैं कि ऐसी कुछ रुकावटें हो सकती हैं। इन पर चर्चा हम इस डिलिमिटेशन में करते हैं। सो इट नीड्स अ प्लान्ड रिसर्च। तो यहाँ पर हम अपनी लिमिटेशंस को जो डिलिमिट किया है हमने, उनके बारे में बात करेंगे। फिर 3.7 आएगा एथिकल इशू, नैतिक मुद्दा। व्हेन कंसीडरिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट देयर आर मेनी एथिकल इश्यूज। द वीडियो डिजाइन द एथिकल इश्यूज सेक्शन बाय आउटलाइनिंग द वेरियस एथिकल इश्यूज टेकन इनटू माइंड व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च। मानव प्रतिभागी से जुड़े अनुसंधान पर विचार करते समय कई नैतिक मुद्दे होते हैं हमारी रिसर्च के समय पे, तो विभिन्न नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखना है। ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि वो कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। 3.8 पे आप द रिसर्चर विल स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। थर्ड चैप्टर के लास्ट में 8वां पॉइंट हम बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी या अध्ययन का महत्व। शोधकर्ता अध्ययन के महत्व को यहाँ पर बता देगा कि हमारे इस अध्ययन का ये महत्व होगा, यानी इससे फायदा क्या क्या होने वाला है वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके बाद जब हमने 3 चैप्टर लिख लिए, इन 3 चैप्टर के बाद हमारी सिनॉप्सिस में वो सारी चीज़ें आ गई जो हमें आगे करनी है। तो अब हम यहाँ पर रेफरेंस बताएंगे, रेफरेंसेस या संदर्भ। रेफरेंसेस, it is the last page of a research paper that's been written in APA style. It lists all the sources you have used in your research so readers can easily find what you have cited. संदर्भ जो है वो एक शोध पत्र का अंतिम पृष्ठ है जिसे APA शैली में लिखा गया है।
ये आपके शोध में आपके द्वारा उपयोग किए गए सभी स्रोतों को सूचीबद्ध करता है, इसलिए पाठकों को आसानी से पता चल सकता है कि आपने कहाँ से क्या उद्धृत किया और वो उसे इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? Referencing allows you to acknowledge the contribution of other writers and researchers in your work. As per all universities' guideline, a dissertation that draws on the ideas, words, or research of other writers must contain citations. However, the references are needed to be listed as per the style required by the university. संदर्भ आपके काम में अन्य लेखकों शोधकर्ता के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति देता है। सभी विश्वविद्यालयों के निर्देशों के अनुसार एक शोध प्रबंध जो अन्य लेखकों के विचारों, शब्दों या शोध को अपने शोध में शामिल करता है, उसको अपने उद्धरण में भी शामिल करना चाहिए। हालांकि संदर्भों को विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत शैली के अनुसार ही सूचीबद्ध करना चाहिए, यानी कि रेफरेंस लिखने का भी एक स्टाइल है जिस पर कि आपको चलना होगा। रेफरेंस स्टाइल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉर presenting information about the sources used in a text. Typically, a style will describe how to organize information about authors, publication, year, title and page number. APA style यानी American Psychological Association is used by education, psychology and sciences. Your choice of a style will normally depends on your discipline and should be discussed with your supervisor. संदर्भ शैली एक पाठ में प्रयुक्त स्रोतों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक मानकीकृत नियम है। आमतौर पर एक शैली बताएगी कि कैसे जानकारी को व्यवस्थित किया जाए। ये बताएगी कि सूचना, लेखक, प्रकाशन वर्ष, शीर्षक, पृष्ठ संख्याओं को कैसे व्यवस्थित किया जाए। एपीए शैली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का उपयोग शिक्षा, मनोविज्ञान और विज्ञान में किया जाता है। आपकी पसंद की शैली आमतौर पर आपके अनुशासन पर निर्भर करती है, आपके विषय पर निर्भर करती है। इसके लिए आपको अपने पर्यवेक्षकों, अपने गाइड्स के साथ भी चर्चा करनी चाहिए। अब हम इसका जो है एक उदाहरण देख लेते हैं कि रेफरेंस को हम किस तरह एपीए स्टाइल में लिखते हैं। व्हेन राइटिंग अ रेफरेंस लिस्ट इन द एपीए स्टाइल, अब हमको अपना ये लास्ट पेज बनाना है सिनॉप्सिस का, उसको हम किस तरह लिखें ये भी समझ लीजिए। अरेंज योर लिस्ट अल्फाबेटिकली बाय ऑथर सरनेम, यानी जो ऑथर का सरनेम है उससे अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना होगा। सरनेम पहले लिखना है एपीए स्टाइल में और ऑथर का नेम का फर्स्ट लेटर लिखते हैं। फुल सरनेम प्लस वन ऑथर का जो नेम है उसका पहला लेटर। यूज एंड का साइन बिफोर द लास्ट ऑथर इफ देयर आर 2 से 7 ऑथर हैं अगर तो। एड एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द टाइटल, अगर वो किसी और भाषा में है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको लिख देना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पूरा जो है ये बोल्ड नहीं होता है। यूज इटैलिक्स फॉर टाइटल्स ऑफ जर्नल एंड वॉल्यूम और बुक टाइटल। बुक के टाइटल और जर्नल और वॉल्यूम के टाइटल जो हैं केवल उनको हम इटैलिक या टेढ़े शब्दों में लिखते हैं। इंडेंट द पैराग्राफ ऑन द सेकेंड एंड द फॉलोइंग लाइंस इन अ रेफरेंस। और इसके साथ साथ हम एक रेफरेंस लिखते समय उसकी पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, जबकि उससे दूसरी, तीसरी या चौथी जितनी भी उसके नीचे रेफरेंस की लाइन आएंगी वो थोड़ा सा आगे इंटेंड हो जाती हैं। पैराग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है जैसा कि आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। स्टेट द रेफरेंस लिस्ट ऑन अ न्यू पेज, यूज रेफरेंस लिस्ट एज द हेडिंग। नए पेज पर आपको रेफरेंस स्टार्ट करने चाहिए। द एग्जाम्पल शो हाउ टू राइट रेफरेंस इन टेक्स्ट एंड इन रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सोर्स यू आर साइटिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब कि एपीए स्टाइल में हमने ये रेफरेंस लिखा है। हमारा पहला रेफरेंस है ये विनीता मोहन चौधरी का लिखा हुआ एक पेपर है, रिसर्च पेपर। तो हमने इसको यहाँ पर साइट किया है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सरनेम लिया है सी चौधरी और उसके बाद विनीता मोहन का वी और एम लिया है कैपिटल में। और फिर उसके बाद अगर कोई और भी ऑथर अगर होंगे तो एंड लिखकर उसका नाम, कॉमा लगाकर बाकियों के नाम लिखेंगे और लास्ट ऑथर के नाम के पहले हम एंड का साइन लगाते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट में उस ईयर को लिखेंगे जब वो पब्लिश हुआ,
उसके बाद हम टाइटल लिखेंगे, उसके बाद हम कौन से जर्नल में वो पब्लिश हुआ है उसको हम इटैलिक वर्ड्स में लिखेंगे। वॉल्यूम 5th है तो उसको भी हम इटैलिक लिखेंगे, और पेज 1 से 4 तक रिसर्च पेपर है ये लिखेंगे और डॉट लगा देंगे। और इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो यही फॉर्मेट पूरे रेफरेंसेस में आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपनी सिनॉप्सिस को इजीली लिख सकते हैं। इसको बस थोड़ा ध्यान से समझिए, सुनिए। एक बार समझ नहीं आता तो एक बार और सुनने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरीके से अपनी सिनॉप्सिस को बनाइए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये ऑडियो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर भी दूंगी। थैंक यू।